सवाल है कि ये डीप स्टेट है क्या। मेरी नजर में डीप स्टेट जो है, इसको मैंने एक हिंदी में नाम दिया है प्रेत राज्य। जैसे प्रेत राज्य के किरदार दिखते नहीं है, उसी तरह से इस डीप स्टेट के जो किरदार हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसके मोटिवेटर्स हैं, वो कहीं दिखते नहीं है। इन संस्थाओं के माध्यम से यह प्रेत राज्य चलता है और प्रेत राज्य की मतलब उसकी कामना या उसका उद्देश्य क्या है। यह एक तरह से औपनिवेशिक आधिपत्य जो है, जिसको हम कॉलोनियल हेजिमोनी कहते हैं, उस कॉलोनियल हेजिमोनी को कायम रखने के लिए डीप स्टेट अपनी पूरी किसी देश की बाउंड्री में नहीं ये स्टेट पाया जाता है। पहली बात, ये खासकर अमेरिकन खुफिया एजेंसीज, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की फार्मा लॉबी, इंटरनेशनल फार्मा लॉबी, इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स, उसकी लॉबी, आर्म्स डीलर बड़े बड़े, ये सब उसमें से मिले जुले हैं। इनका हित सबसे ऊपर रहता है। इसमें कोई स्टेट उनके लिए निशाना नहीं होता। वह स्टेट जो अपने पैरों पे थोड़ा सा खड़ा होने को चाह रहा है या कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई नेता जो इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक जिसकी बढ़ती जा रही हो, जो धमक दिखा रहा हो, अपनी बात मनवा ले रहा हो, आप उस खांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रख सकते हैं। तो डीप स्टेट के किरदारों के निशाने पर भारत है। ये पार्लियामेंट में इन दिनों बहुत बहस का मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल है कि उस डीप स्टेट को इंडिया में कौन संचालित कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि संसद में 2 दिन जो भी बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि इंडिया में डीप स्टेट को रन कराने के लिए, उसके सिनिस्टर डिजाइन को, उसकी जो मतलब उसका जो मकसद है, उस मकसद को कामयाब करने के लिए सोनिया गांधी जी का सीधा नाम लिया है। कांग्रेस के और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता और एक तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी, उनके इंडियन साथी बताए जाते हैं। भारत में उन डीप स्टेट के डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों पर सीधा आरोप लगा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। सवाल है कि सोनिया गांधी पर इस तरह से सीधा हमला, मेरे याद में तो पिछले 10 साल में ये सबसे बड़ा हमला है सोनिया गांधी पर। यदि वैयक्तिक रूप से देखें, निजी तौर पर सोनिया गांधी को इसमें राष्ट्र विरोधी तक कहा है भाजपा ने। राहुल गांधी को कहा है कि वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में वो खेल रहे हैं। तो सवाल है कि इसके पीछे क्या भाजपा केवल मतलब ये संसद में भाषणबाजी है या फिर कोई प्रमाण भी है। मेरा मानना है कि जब तक कुछ हार्ड फैक्ट्स, कॉन्क्रीट फैक्ट्स सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में नहीं है, तब तक इतना बड़ा आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 2 दिन से संसद बेशक गर्म है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका न सिर्फ कोई डिनायल आया है, अभी तक कोई डिनायल नहीं आया है, न कोर्ट कचहरी कोई गया है कि भाई मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा या करूंगी कि मुझे राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। इसको लेकर कहीं से कोई डिनायल नहीं आया है, बस हल्ला मच रहा है। तो सवाल है कि क्या डीप स्टेट का इंटरेस्ट इंडिया में इतना है या फिर यह एक राजनीतिक जुमलेबाजी। और चूंकि मैंने जैसे बताया कि यह प्रेत राज्य है, इसका कोई जाना पहचाना किरदार नहीं है। जॉर्ज सोरोस को छोड़ दें, जैसे डोनाल्ड लू है, वो मर्फी है, फ्रांसिस्को बेंचेस्को है, 5-7 ऐसे, प्रोमिला जयपाल है। इन सब के माध्यम से डीप स्टेट रन करता है अभी जो इसके किरदार है। और इसको संरक्षण माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का संरक्षण काफी लंबे समय से चल रहा है। 90s के दशक में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। ये युगांडा, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब में, वियतनाम वार के बाद सबसे पहले ये चर्चा में आया था। इन सब स्टेट्स में तख्ता पलट में इस डीप स्टेट का माना गया है कि रोल है। रसिया के खिलाफ भी ये डीप स्टेट लगा रहता है। अब सवाल है कि भारत के खिलाफ ये डीप स्टेट क्यों काम कर रहा है इन दिनों। डीप स्टेट का
एक ही लक्ष्य है कि औपनिवेशिक आधिपत्य के उस दौर को कंटिन्यूएशन में कोई कंट्री उसमें बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए। बांग्लादेश में पिछले 15 साल से शेख हसीना का शासन था। बांग्लादेश में भी डीप स्टेट का सारा ये किया धरा बता रहे हैं। तो कैसे 15 साल में शेख हसीना का अबाध शासन न सिर्फ चल रहा था, बल्कि बांग्लादेश का यदि आर्थिक विकास दर पूरे एशिया में सर्वाधिक हो गई। बांग्लादेश की तरक्की में भारत को जो जो करना चाहिए था किया। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के जाके वहां उद्यम लगाए। बिजली सप्लाई आज बांग्लादेश को भारत की ओर से हो रही है। तो ये भारत का स्टेक जैसे जैसे बांग्लादेश में बढ़ता गया, तो उस डीप स्टेट खासकर अमेरिका का वो जो एक खास विशेष हितधारक समूह है, जॉर्ज सोरोस उसका एक नाम है सिर्फ, उस जॉर्ज सोरोस के साथ तमाम लोग हैं जिसके मैंने कुछ नाम आपको अभी बताए भी पीछे। उनके कान इसलिए खड़े हुए कि बांग्लादेश का एक द्वीप जो सेंट मार्टिन था उसको अमेरिका चाहता था कि अपने कब्जे में लेने के लिए। उसके खिलाफ भारत, न सिर्फ भारत था बल्कि उधर चीन भी था, क्योंकि भारत के पास चीन से नजदीक एक अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा किसी भी सूरत में हमारे लिए भविष्य के आगे के लिए वो सही नहीं था। शेख हसीना ने उसके लिए बिल्कुल मना किया और तभी से शेख हसीना के इनकार के बाद से ही और उसके थोड़े पहले से जब बांग्लादेश थोड़ी सी शांति की ओर बढ़ रहा था, आप देखिए उसी पाकिस्तान का हिस्सा था कभी बांग्लादेश, आज पाकिस्तान कहां है। और इस तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश का हाल देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, तो काफी फर्क एक पैदा हो रहा था। और ये न सिर्फ डीप स्टेट बल्कि हमारे पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान की नजर में भी खटक रहा था। इसलिए वहां जमीयत के रूप में जो एक वो कट्टरपंथी समूह है, उसको लगातार न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से खाद पानी मिला, बल्कि अमेरिका के पूरे एस्टैब्लिशमेंट ने, आईएसआई ने खास करके और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जमीयत को 2019 से ही हवा देनी शुरू की। तख्ता पलट की तैयारी ये कोई आज की घटना नहीं है। आप मान के चलिए कम से कम डीप स्टेट या अमेरिकन वो इंटरेस्ट ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं, डीप स्टेट यदि नहीं कहना चाहे तो, वो इंटरेस्ट ग्रुप पिछले 5 साल से बांग्लादेश में हावी था। उनको भड़काने का काम, स्टूडेंट छात्रों में असंतोष का एक मुलम्मा उसको पहनाया गया। आज छात्र कहां है बांग्लादेश में? आज ढाका विश्वविद्यालय के छात्र रो रहे हैं। अभी पिछले दिनों की एक रिपोर्ट्स आई है कि वहां के स्टूडेंट्स हक्के बक्के हैं कि ये हमने इस काम के लिए विद्रोह किया। जिस मोहम्मद यूनुस को, जो कि पपेट है मेरा मानना है, वो उस डीप स्टेट, उस प्रेत राज्य का वो कठपुतली है मोहम्मद यूनुस, उसको देखिए कि वो डिफॉल्टर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में उस पर मुकदमे हैं। वहां ग्रामीण बैंक का मुखिया रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया और भाग गए विदेश। उनको हिलरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है, ओबामा, ये सब इनके मेंटोर बने। इन सब ने इनको मिलकर एक नोबेल पीस प्राइज का किरदार ये असली है। इन्होंने ग्रामीण बैंक के माध्यम से ये कहा गया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक प्रगति की एक नई रूपरेखा तैयार की। ये एक मुलम्मा चढ़ाया गया उनके गलत कार्यों को, जो कि भ्रष्टाचार था, वो आज सबके सामने है। जिन समूहों ने इस पूरे तख्ता पलट की कहानी को अंजाम दिया, उन सबको धीरे धीरे उन सब पर मुकदमे हटाए गए, वहां सारे मुकदमे हटाए गए, वहां लोगों को रिहा किया गया। तो इस तरह से एक जो बांग्लादेश में शांति व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि का माहौल था, वो उस डीप स्टेट की नजरों में न सिर्फ खटक रहा था, बल्कि वहां भारत से उसकी दोस्ती भी खटक रही थी। और उस वजह से डीप स्टेट ने आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो यहां भी कुछ आवाजें उठी कि यहां भी ऐसा हो सकता है कि यहां यदि नरेंद्र मोदी अंबानी अदानी को मिनिस्ट्री सौंप दे कोई, तो मुझे तो लगता है देश में लोग आग लगा देंगे। अमेरिका वो काम कर रहा है। अदानी को क्यों विरोध करना है? राहुल गांधी की कौन सी भैंस खोल ली है? आपने देखा होगा पिछले 3 पार्लियामेंट सेशन से, जैसे सेशन शुरू होना होता है, अडानी की एक रिपोर्ट वहां से, या तो हिंडनबर्ग जो कि उसी जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसका है,
उसी की वित्त पोषित एक तरह से संस्था है। अमेरिका में हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट नहीं जारी कर सकता, अमेरिका में बैंड है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपने देखा होगा कि कैसी ये सुसंगति है कि जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता है, हिंडनबर्ग या तो रिपोर्ट एक पेश कर देगा कि अडानी ने ये चोरी कर ली। तो सवाल यह है कि क्या प्रेत राज्य की छाया से भारत बाहर निकल पाएगा मजबूती से? क्या नरेंद्र मोदी का शासनकाल जो आखिरी अभी इसके 5 साल वाला ये तीसरा शासनकाल शुरू हुआ है, इसमें प्रेत राज्य की गतिविधियां बढ़ेंगी, इनसे मुकाबला बढ़ेगा, विपक्ष का शोर बढ़ेगा। इन सब पर नजर रखने की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों से, साथियों से, सभी आप सबसे भी ये अनुरोध करूंगा कि अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।